सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं चित्रा मुग्दल जी द्वारा रचित कहानी भूख। आहट सुन लक्ष्मण ने सूप से गर्दन ऊपर उठाई। सावित्री अक्का झोंपड़ी के किवाड़ों से लगी भीतर झांकती दिखी। सूप फटकारना छोड़कर वह उठ खड़ी हुई। आ अंदर को आ अक्का, उसने साग्रह सावित्री को भीतर बुलाया। फिर झोंपड़ी के एक कोने से टिकी झिरझिरी चटाई कनस्तर के करीब बिछाते हुए उस पर बैठने का आग्रह करती स्वयं सूप के निकट पसर गई। सावित्री ने सूप में पड़ी ज्वार को अंजुरी में भरकर गौर से देखा। राशन से लिया? कारट किधर मेरा? नहीं, सावित्री को विश्वास नहीं हुआ। नहीं, अब भी बना लो। मुश्किल नपन कैसा? अरे टेम्परेरी बनता ना, अपना मुकादम है ना परमेश्वरन, उसका पास जाना, कागज पर नाम वाम लिख के देने को होता। पिछू झोंपड़ी तेरा किसका? गणेशी का ना, उसको बोलना कि वो पन तेरे को कागज पर लिख के देने का कि तू उसका भाड़ोतरी है। ताबड़तोड़ बनेगा तेरा कारड। उसने पास ही चीकट गुदड़ी पर पड़े कुनमुनाए छोटू को हाथ लंबा कर थपकी देते हुए गहरा निश्वास भरा। जाएगी? जाएगी नहीं, कलिच जाना, सावित्री ने सयानों सी ताकीद की। फिर सूप में पड़ी गुलाबी ज्वार की ओर संकेत कर बोली, ये 2-20 किलो खरीदा ना? कारड पे 1.60 मिलता। छोटू फिर कुनमुनाया, पर अब की थपकी आने के बावजूद चौंक कर रोने लगा। उसने गोद में लेकर स्तन उसके मुंह में दे दिया। कुछ क्षण चुकरने के बाद बच्चा स्तन छोड़कर बिरझाया सा चीखने लगा। क्या होना? आताच नहीं, उसने असहाय दृष्टि सावित्री पर डाली। कांची दे? वोइच देती, पन मैं भेजती 1 वाटी तांदुल। सावित्री उसका आशय समझकर उठ खड़ी हुई। तेरा बड़ा किधर और मंझला किस तू? खेलते होएंगे किधर? उसने मनोहार पूर्वक सावित्री की बाहें पकड़कर बैठाते हुए कहा। थोड़ी देर बैठना अक्का, मैं इसको भाकरी देती। कुछ सोचती सी सावित्री बैठ गई। वह उठकर ज्वार की रोटी एक सूखा टुकड़ा ले आई और छोटू के मुंह में मींस मींस कर डालने लगी। छोटू मजे से मुंह चलाने लगा। कॉलोनी गई होती? सावित्री ने पूछा तो प्रत्युत्तर में लक्ष्मा का चेहरा उतर आया। दरवाजा किधर खोलते फिलाट वाले? 1-2 ने खोला तो पीछू पूछी मैं कि भांडी कटका के वास्ते बाई मांगता तो बोलने को लगे कि किधर रहती, किधर से आई? तेरा पहचाने वाला कोई बाई आजू बाजू में काम करती क्या? करती तो उसको साथ लेके आना, हम तुमको पहचानते नहीं, कैसे रखेगा? और पूछा, ये गोदी का बच्चा किसके पास रखेगी जब काम को आएगी? मैं बोली, बाकी दोनों बच्चापन मेरा छोटा छोटा, संभालने को घर में कोई नहीं, साथ रखेगी। तो दरवाजा वो मेरे मुंह पे बंद कर दिए। लक्ष्मा का गला भर आया। सुबुर कर, काम मिलेगा, किधर न किधर मिलेगा। मैं पता लगाती, कोई अपना पहचान वाली बाई मिलेगी तो पूछेगी उसको। ये फिलाट वाले चोरी वोरी से बहुत डरते। कॉलोनी में काम करती क्या वो? सावित्री ने कंधे थपका कर उसे ढाढ़स बंधाया। उसका चेहरा घुमाकर आंसू पहुंचे। अपना उदाहरण देकर भराए मन से हिम्मत बंधाने लगी कि तनिक सोचे, उसके तो फिर 3-3 औलादें हैं। वह अकेली किसका मुंह देखकर जिंदा रहे? मुल्क में समुद्र तट पर बसे उसके पूरे कुटुंब को अचानक एक दोपहर उन्मादी तूफान लील गया था और घर में दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। मैं मरी क्या सबके साथ? देख, अपना दुख तसल्ली नहीं देता, दूसरों का दुख जरूर साहस पिरो देता है। यह सोचकर सावित्री ने अपनी पीड़ा की गांठ खुरच दी। लक्ष्मण ने बेहवल होकर अक्का की हथेली भींच ली। कल मेरा दुकान पर आना, सेठ बहुत हरामी है, पर मैं हाथ पांव जोड़ेगी तेरे को रखने के वास्ते। और हाँ, बड़े को ताबड़तोड़ भेजना तांदुल के वास्ते। उसने स्वीकृति में सिर हिला दिया। सावित्री झोंपड़े से बाहर आई तो लक्ष्मा की दयनीय स्थिति से मन चिंतित हो आया। मजे में गृहस्थी कट रही थी, ऐसी पनौती लगी कि सब उजड़ गया। मर्द मिस्त्री था, 30 रुपया दिहाड़ी लेता था। एक सुबह 25 माले ऊंची इमारत में काम करना शुरू किया ही था कि बंधे बांसों के सहारे फल्ली पट्टी के पांव बालकनी पर पलस्तर चढ़ाते फिसल गए। 15वें माले से जो पके कटहल सचुआ तो आह भी नहीं भर पाया गुंडप्पा। सेठ खड़ूस था, साबित कर दिया कि मिस्त्री बाटली चढ़ाए हुए था। अलबत्ता रात को जरूर वह बोतल चढ़ा के सोया था, पर सुबह एकदम होश में काम पर गया था। मुंह से दारू की बात नहीं गई तो और बात।
1000 रुपया लक्ष्मा को टिका के टरका दिया हरामी ने। सब ने बोला ठेकेदार सेठ को, मगर उसने लक्ष्मा को काम पर नहीं रखा। बोला इसका तो पेट फूला है, बैठ के मजूरी लेगी। बैठ के मजूरी देने को उसके पास पैसा नहीं। मिस्त्री मरा तो वह पेट से थी, 7वां महीना चढ़ा हुआ था। बुरा वक्त, एक काम 10 मजूर, काम मिले भी तो कैसे। ऊपर से मुसीबत का रोना, एक से एक बेईमान ओढ़कर निकलते थे। किसी के पास कोई असली जरूरतमंद पहुंचे भी तो कोई विश्वास कैसे करे। छोटे को कमर पर लादे लक्ष्मा बनिए की दुकान के सामने जा खड़ी हुई। सावित्री की नज़र उस पर पड़ी तो वह काम से हाथ खींच बनिए के पास पहुंची और लक्ष्मा की मुसीबतों का रोना रोकर उस पर दया करने की सिफारिश करने लगी। लेकिन बनिए के डपटने पर कि जाओ जाकर अपना काम देखो, वह विवश सी एक बड़े से झारे से अनाज चालने बैठ गई। उसके बगल में चादर नुमा टाट पर पंजाबी गेहूं की ढेरियां लगी हुई थी। पहले सेठ से उसके मेहनताने का करार गोनी पीछे 2 रुपया था। फिर सेठ को लगा कि इस सौदे में उसका नुकसान यूं है कि नौकर गोनियां जल्दी जल्दी निपटाने की मंशा से बीनने चुनने में मक्कारी बरतते और उसके फ्लैट वाले ग्राहक अनाज में कंकड़ पत्थर निकलने पर उससे प्रायः झिकझिक पर उतर आते कि उनकी दुकान पर जिस मुताबिक दाम लिए जाते हैं सामान उतना साफ सुथरा नहीं मिलता। सेठ ने फिर दिन के हिसाब से मजदूरी तय कर दी। अब स्थिति बेहतर है, दोनों नौकरानियां और नौकर मन लगा के काम कर रहे हैं। सेठ ने ग्राहकों से फुर्सत पाई तो लक्ष्मा की ओर मुखातिब हुआ। उससे पूछा कि वह पहले कहाँ काम करती थी। उसके बताने पर कि जब मिस्त्री पति जिंदा था तो वह भी उसके साथ बेगारी करती थी, ईंट गारे के तसले धोती थी और पिछले 1.5 साल से वह बाकायदा किसी काम पर नहीं है। सेठ ने उसे संदिग्ध नजरों से देखा और एक भौं टेढ़ी कर सवाल किया कि क्या उसके यही एक बच्चा है जो गोदी में है। लक्ष्मा के यह बताने पर कि इसके अलावा उसके 2 बच्चे और हैं, सेठ ने उन बच्चों की उम्र जाननी चाहिए। उसने बेझिझक बता दिया कि बड़ा वाला 6 का है और मंझला 4 का। सेठ ने छूटते ही उसे टका सा जवाब दिया, कहिया रखेगा तो मेरा को। बड़ा बच्चे वाली औरत को पड़वरता नहीं, पीछे एक बच्चे वाली औरत को रखा होता। उसने इतना घोटाला किया कि क्या बोलूं। वो काम पर बैठती ही नहीं कि उसका एक न एक बच्चा मिलने को आता रहता। पता नहीं कैसा होशियारी से वो 2-2, 4-4 किलो अनाज गायब कर देती कि मेरा मगज फिर जाता। पूछने पर शैंडी लगाती, सेठ कचरा बहुत निकला। फिर थोड़ा उठकर अर्थपूर्ण ढंग से उसके चेहरे को टटोलते हुए बेशर्मी से मुस्कुराया और बोला, काम पर रखने को सकता, पन गारंटी के वास्ते कोई दागीना वगीना डिपॉजिट रखो। कारण कि गोनी पीछे 1-1.5 किलो कचरा निकलता है। उससे जास्ती कचरा निकलेगा तो डिपॉजिट में से कीमत कट जाएगा। मंजूर तो बोलो। क्या बोले? टेंट में दागीना होता तो आज उसकी दुकान पर उससे मजूरी मांगने आती। छेनी हथौड़ी ना खरीद लेती और गली गली हाँक लगाती घूमती कि टांकी लगवा लो टांकी। कोई नहीं जानता कि छेनी हथौड़ी हाथ में आते ही सिलबट्टे पर उसके हाथ किस मुस्तैदी से थिरकने लगते हैं। छोटू कमर पे लदा उसकी पकड़ से नीचे खिसकता महसूस हुआ। संभली और मुड़कर बिना सावित्री अक्का की ओर देखे चल दी। उनकी ओर देख सकने का साहस नहीं जुटा पाई। सावित्री अक्का को जरूर लगा होगा कि सेठ ने उसको इनकार नहीं किया, बल्कि जैसे उसे ही झोंटा पकड़कर नौकरी पर से बाहर कर दिया। जो औरत अनाज के कचरे में से उसके बच्चों के लिए घुघरी बनाने के लिए अन्न के दाने चुनकर लाती है, उसके कलेजे की लाचारगी और पीड़ा निश्चित ही उसकी छाती पर धंसी अवमानना के कीलों से कम गहरी और छरछराहट पैदा करती हुई न होगी। लेकिन जानती है, यही औरत दिया बाती के समय अनाज की गोनियों के मुंह पर तागे देकर जब झोंपड़ी में लौटेगी तो उसे हिम्मत न हारने की घुट्टी पिलाने के लिए उसकी खोली पर जरूर आएगी। झोंपड़ी पर पहुंची तो दोनों बच्चों को घर से नदारद पा शुद्ध मन की हताशा गुस्से, खीज और चिड़चिड़ाहट में बदल गई। उल्टे पांव उन्हें गली में खोजने लपकी। वे सड़क के किनारे गटर में धंसे हमजोलियों के साथ मछलियां पकड़ते दिखाई दिए। उन्हें लगभग घसीटते हुए खोली में लाई और लादी पर पटक कर मोंगरी से पीटने लगी, मानो वह बच्चों की देह नहीं बल्कि उस मोटे सेठ की थुलथुल देह हो जिसने उन्हीं के चलते नौकरी पर रखने से इनकार कर दिया। जान बचाने को बिलबिलाते छटपटाते मुर्गों की भांति प्राण छूटते ही बेहरकत हुए वे बच्चे लादी पर सिसकते औंधे पड़े रहे, जैसे भयभीत हों कि उठकर बैठते ही अम्मा उन्हें फिर रेतने लगेगी। उन्हें निश्चेष्ट पड़ा देखकर वह ग्लानि और क्षोभ से विगलित हो भुभुआ कर रो पड़ी। क्या करे, कैसे जिए, कैसे इन्हें जिलाए। पिछले महीने
जब उसका मन बहुत विचलित हो उठा, उसने तय कर लिया था कि वह सावित्री अक्का से चिरौरी करेगी कि उसे कुछ पैसे किराए भाड़े के लिए उधार दे दे। वह बच्चों समेत गांव चली जाएगी। ससुराल में गुजर संभव नहीं। मायके में बड़े भाई हैं, उन्हीं के पास रहकर खेतों में मजूरी कर लेगी। मगर सावित्री अक्का ने उसे दीन दुनिया समझाई कि जो वह सोच रही है अब गांवों में संभव नहीं है। गांव की हालत तो यहाँ से भी बदतर है। मजूरी, वह भी 2 पांव चावल पर। यहाँ तो फिर भी गनीमत है, देर सवेर कुछ न कुछ जुगाड़ तो हो जाएगा। यूं छुटपुट कुछ न कुछ वह कर ही रही है। फिर भाई भी बाल बच्चे वाला है। महीने 2 महीने की बात हो तो सभी रिश्तेदारी निभाएंगे, लेकिन जब उन्हें अनुमान हो जाएगा कि वह सपरिवार हमेशा के लिए रोटी तोड़ने उनकी छाती पर आ बैठी है, तो पलक झपकते माया ममता खुले कपूर से छू हो जाएगी। उसे सावित्री अक्का की बात व्यावहारिक लगी। अपने बारे में भी खूब सोचा तो पाया कि गांव जाने की इच्छा स्वयं उसकी भी नहीं है। किंतु पता नहीं क्यों जब भी वह टूटने हारने लगती है, स्वयं को गांव के भरोसे ही भुलावा देने की कोशिश करती कि ऐसा नहीं है कि इस दुनिया जहान में उसका अपना कहने लायक कोई नहीं है। उसने पाया कि मुल्क के भरम ने कई दफे उसे ताकत दी है, समेटे रखा है। निकट जाने से यह भरम टूट सकता है और वह इस भरम को टूटने देकर बिखरना और अनाथ होना नहीं चाहती। बच्चे लादी पर सुबकते सुबकते ही सो गए थे। छोटू को भी गुदड़ी पर थपका कर वह उठ खड़ी हुई कि जब तक वे सो रहे हैं वह भाकरी थाप ले। जैसे ही उठेंगे भूख भूख चिल्लाएंगे। दोपहर के बाद मुकादम अंजैया के पास जाएगी। एक तो राशन कार्ड के बारे में पूछेगी कि क्या वाकई उसका कार्ड बन सकता है। दूसरे, उसने हाईवे पर बन रही सड़क के ठेकेदार से उसकी मजूरी के बारे में बातचीत करने का जो आश्वासन दे रखा है उसका क्या हुआ। यह भी ख्याल आया कि पड़ोस की भैयानी उसे अपने खल बट्टे सहित 1 किलो हल्दी कूटने को दे गई थी, जिसकी कुटाई वह खर्च के लिए उससे पहले ही ले चुकी है। उसे भी निपटाना होगा। खैर, भाकरी से निपट कर ओटले पर बैठ के कूट देगी। भीतर धमक से सोते बच्चे जग जाएंगे। मुकादम के यहाँ से उत्साहित और प्रसन्न मन लौटी थी वह। दोनों काम हो गए। कार्ड के लिए वह गणेशी से लिखवा कर ले आई कि वह उसकी भाड़ोतरी है और उसका कहीं भी कोई कार्ड नहीं। मुकादम ने यह भी कहा कि उसने ठेकेदार से उसके काम की भी बात कर ली है। कल सुबह वह उसे ठेकेदार से मिलवा देगा। 7 रुपए रोज मिलेंगे। सड़क पर पत्थर कूटने होंगे। जब डामर पड़ने लगेगा तब काम खत्म हो जाएगा। फिर यह उसकी मेहनत और स्वभाव पर निर्भर करता है कि वह ठेकेदार के अगले काम में मजूरी पाती है या नहीं। अगर पा गई तो जहां भी ठेका होगा वह भी अन्य मजदूरों की टोली के साथ वहीं अपना डेरा बनाकर निश्चिंत हो रह सकेगी। किराए भाड़े का भी झंझट नहीं। खैर, यह आगे की बात है। उसने निश्चय किया कि वह तीनों बच्चों को संग ही ले जाया करेगी। अन्य मजदूरिनों के बच्चे भी तो साथ आते होंगे। यहाँ उसके सामने ही नहीं टिकते तो हरामी पीछे घर कैसे बैठेंगे। आंखों के सामने रहेंगे तो तसल्ली तो रहेगी। साथ रखने की जरूरत भी होगी। छोटू को जहां भी बैठाएगी कोई देखभाल करने वाला भी तो चाहिए होगा ना। खाना वह सुबह हुई बनाकर पोटली में बांध लिया करेगी। गली में मुड़ने लगी तो एकाएक ख्याल आया कि टेंट में जो 1 रुपया सहेजा हुआ है उसमें से दोनों बच्चों के लिए 10-10 पैसे वाली मीठी गोली लिए चले और 4 आने की चाय की पत्ती। बड़े से 4 आने का दूध भी मंगा लेगी। गुड़ थोड़ा सा रखा ही हुआ है। सावित्री अक्का को चाय के लिए लिवा लाएगी। चिंता कैसी, कल से मजूरी उसे मिलने ही लगेगी। कितना अरसा हो गया है 6-7 रुपल्ली इकट्ठा देखे हुए। घर पहुंची तो बच्चे हमेशा की तरह नदारद मिले, मगर आज उन पर गुस्सा नहीं आया। सोचा बेचारे घर में बंधे भी तो कैसे बंधे, कोई उन्हें बैठाने वाला तो हो। सिगड़ी सुलगाकर कनस्तर से कुल जमा 3 मुट्ठी आटा झाड़कर मारने बैठ गई। 1-2 भाकरी ज्यादा ही बना लेगी, 1 लोई से 2। सावित्री अक्का को भी खा लेने के लिए जबरन बैठा लेगी। मगर अगले ही पल उसका मन घुप से बुझ गया। दावत देने की सोच तो रही है, खिलाएगी कैसे। उनकी दाढ़ें भी कमजोर हैं। सूखी भाकरी चबाने में भी दिक्कत होगी। देखेगी, कोई उपाय सोचेगी। बना तो लेती ही हूँ, अपने मन की उमंग को कैसे और कहाँ दबाए। और इस निर्धन उमंग की साक्षी सावित्री अक्का से बढ़कर और कौन हो सकता है। अचानक याद आया, फोकट में हैरान हो रही। चाय के वास्ते थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ है, 1 डली पानी में भिगोकर चटनी सरकी बना लेगी। काम निपटा कर बच्चों को ढूंढ ढांढ कर पकड़ लाई। उन्हें मीठी गोली देकर छोटे को खिलाने की ताकीद कर वह सावित्री अक्का के झोंपड़े की ओर चल दी।
वह बस पहुंची ही थी कि उसने अक्का को अपनी झोंपड़ी की कुंडी खोलते हुए पाया। आ लक्ष्मा, आ। सावित्री अक्का ने तनिक बुझे हुए स्वर में उसे भीतर बुलाया। उसके कुछ बोलने से पहले ही कहने लगी सफाई देते हुए, मेरे को बहुत दुख हुआ। सेठ ने तेरे को काम के बाद से ना बोला ना। अक्का, मैं वह उन्हें सुबह के वाक़े पर खिन्न न होने देने के आशय से तुरंत खुशखबरी सुना देने को उतावली हो आई। अक्का अपनी ही धुन में डूबी हुई उसके उत्साह को अधैर्य के अर्थ में लेकर धैर्य बंधाती सी बोली, देख तू घबरा नहीं, एक और भी रास्ता है। मेरे को कलाबाई बोली कि एक औरत है, वो छोटे बच्चे को गोद लेती है, संभालती है, शाम को बच्चा परत देती, साथ में पैसा भी देती। मेरे को बात जमा। बच्चे का वास्ते तेरे को काम नहीं मिलता ना, फिर काम करने को सकेगी। मैं सुबह उसको अपने झोपड़े पर बुलाई, कलाबाई साथ लेके आएगी। उसको लेके मैं ताबड़तोड़ तेरे पास आएगी। बच्चे को वो औरत बहुत अच्छे से रखती, कलाबाई को मालूम। वह कुछ भी नहीं समझ पाई। सावित्री अक्का का क्या मतलब है? कौन सी ऐसी अच्छी औरत है जो बच्चे को अक्खा दिन अपने पास रखेगी, संभालेगी और शाम को उसे लौटाएगी तो साथ में पैसे भी देगी? पर इस वक्त उसने सावित्री अक्का को अधिक छेड़ना उपयुक्त नहीं समझा। सुबह उसे लेकर वे झोंपड़े पर आएंगी ही, तभी असलियत स्वयं पता चल जाएगी। उनको ढिबरी जलाते हुए देखकर वह उठकर उनके निकट आ खड़ी हुई और उतावली भरे स्वर में बोली, अक्का, घर को चलना। तेरे वास्ते मैं चा करेगी, खानापन तो बच्चा लोगों के साथ ज खाना। भाकरी करके आई मैं और गुड़ का चटनीपन। सावित्री अबूझ सी उसकी ओर मुड़ी। हाँ अक्का, मुकादम बोला कि वो मेरा कारडपन बनाएगा और कल से मेरे को काम पर भी जाना। अयो! सावित्री अक्का की आंखों में हुलसा विस्मय छल छला आया। उसने एक सांस में सारी बात उन्हें सुना डाली और पाया कि खुशी से अक्का की आंखों में गीली चमक पैदा हो आई है। रास्ता कट नहीं रहा था। वैसे भी सांता क्रूज हाईवे कोई नज़दीक नहीं था। उसकी झोंपड़पट्टी से कोई 1.5 कोस से कम नहीं होगा, लेकिन यह दूरी जाते वक्त फल्लांग भर भी नहीं लगी थी और अब वापसी में सुरसा का मुंह हो रही है। ठेकेदार ने कहा था, जिस मजदूरिन को वह काम छोड़ गया समझा था और जो पिछले हफ्ते भर से बिना किसी सूचना के लापता थी, आज सुबह अचानक मजूरी पर लौट आई। उसकी जगह पर उसने मुकादम से कह रखा था कि वह कोई मजूर उसे ला दे। जब वह लौट आई है तो बदले में किसी और को काम पर रखना मुमकिन नहीं है। हाँ, हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद उसकी मर्जी हो तो चक्कर मार ले, कंतु शायद छुट्टी पर जाए। इधर उसकी माँ को लकवा मार गया है। समझ गई कि आग लगे पेट की सूखी अंतड़ियाँ भी निकाल कर ठेकेदार के सामने रख दे, फिर भी कोई गुंजाइश पैदा होने से रही। स्वयं मुकादम का चेहरा उतर आया। वह दुख भरे स्वर में बोला, घबरा नहीं लक्ष्मा, मैं दूसरा जागापन कोशिश करेगा। सभी उसके लिए सोच रहे हैं कि किसी उपाय से 2 जून रूखे सूखे का ही जुगाड़ हो जाए, मगर उसकी ही किस्मत फूटी है तो कुछ कैसे जुटे। सुबह कितने ताव से सावित्री अक्का से ऐंठ गई थी कि अक्का ने उसकी मदद की खातिर कितना कमीना रास्ता कैसे सोच लिया। क्यों ले आई उस बज्जात औरत को उसके पास? सुनकर अक्का ने बगैर चिड़े हुए उत्तर दिया था कि वह उसकी दुश्मन नहीं, ना ही बच्चों की, मगर बच्चों का दाने दाने को तरसना उससे झेला नहीं जाता। क्या वह नहीं जानती कि वह दिन रात दौड़ धूप के बावजूद कांजी तक तो 4 दाने भात के साथ उन्हें पिला नहीं पाती? कुछ दिनों तक यही हाल रहा तो सोचो कि बच्चों की क्या गति होगी। उन्हें भी कलाबाई के मुंह से पहले यह प्रस्ताव सुनकर अचरज हुआ था कि कोई अपने कलेजे के टुकड़ों को भीख मांगने वाली औरत को किराए पर कैसे दे सकता है। ऐसी गलीच हरकत करने से तो डूब मरना अच्छा। इसी उधेड़ भुन के चलते सच्चाई जानते हुए भी उसने कल शाम को लक्ष्मा को वास्तविकता नहीं बताई। पूरी रात करवटें बदलते सोचती रही थी कि उचित अनुचित क्या है। आखिर यही लगा कि जैसी कठिन परीक्षा की घड़ी लक्ष्मा की चल रही है, उसमें अधिक सोच विचार की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, कल अगर उसे कोई मिल जाता है और वह अपने बच्चों को आराम से पाल पोस सकती है तो अपना बच्चा उससे वापस लेने में कौन सी दिक्कत है। जरा ठंडे दिमाग से सोच लक्ष्मा, भीख तो वह मांगेगी, छोटू से थोड़ी मंगवाएगी। बच्चा तो सिर्फ उसकी गोदी में रहेगा, इसमें कोई गलत नहीं। कलाबाई ने उसका संकोच तोड़ना चाहा। वह अवाक सी सबके तर्क सुनती रही। साथ आई औरत ने अतिरिक्त उत्साह प्रदर्शित करते हुए अपनी बगल में लटके चीकट थैले में से एक लुभावनी प्लास्टिक की दूध की बोतल निकालकर उसे दिखाई और कहा कि वह बड़े बच्चों को नहीं, गोदी वाले को ही किराए पर लेती है। उसकी देख रेख की पूरी जिम्मेवारी उठाती है। चूंकि छोटे बच्चे के दूध बिस्किट आदि पर ज़्यादा खर्च आता है, इसलिए उसी हिसाब से उसका किराया कम हो जाता है।
किराया वह 2 रुपए मात्र देगी, जिसे वह हर शाम बिना नागा थमा दिया करेगी। बच्चे की किस्मत से अगर कमाई ज्यादा होने लगेगी तो वह उसका किराया भी बढ़ा देगी। बच्चों की कमी नहीं है उसे, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। पर कलाबाई ने उसकी विशेष सिफारिश की तो वह लक्ष्मण से मिलने चली आई। अगर उसे सौदा नहीं पड़ता तो वांदा नहीं, मगर उसे जलील क्यों कर रही है? उसे क्या पता कि भीख मांगना कितना कठिन काम है और इस काम में उसे कितनी जिल्लतें उठानी पड़ती हैं। विरार से चर्च गेट, चर्च गेट से विरार, घंटों डिब्बे डिब्बे खड़े खड़े यात्रा करनी पड़ती है। सवारी सवारी गिड़गिड़ाना पड़ता है। बच्चे को उठाए उठाए बाजू दुख जाते हैं। उसका हगना मूतना सब धोते रहो। वह आपे से बाहर हो उठी। उसने लगभग धक्का देते हुए उस औरत को झोंपड़े से बाहर खदेड़ दिया और भरसक शिष्ट हो सावित्री अक्का से बोली कि वे अब उस पर मेहरबानी करें और उसे उसके हाल पर छोड़ दें। वैसे आज से वह मजूरी को जा ही रही है, सब संभल जाएगा। लेकिन बंधी हुई उम्मीद कुछ ही घंटों में दम तोड़ बैठी। यह कैसी अंतहीन परीक्षा है। थक गई है बहुत, अब और नहीं चल सकती। हताश मन में एक भयानक विचार ने आहिस्ता से सिर उठाया। तीनों बच्चे साथ हैं, जिंदा भी मुर्दा समान। क्यों न तीनों सहित सड़क के उस पार समंदर में पांव दे दे, टंटा खत्म। उफ, ये क्या सोच रही है? उसने अपने को बुरी तरह झिड़का। धिक्कार के इन मासूमों का भला क्या दोष? क्यों उन्हें मार डालना चाहती है? इसलिए ना कि वे मुट्ठी भर भात के मोहताज हैं। हफ्ते भर की ही तो बात है, ठेकेदार ने फिर बुलाया है। भगवान करे कंतु की लकवा पिटी माँ ठीक ना हो। फिर मुकादम ने भी आस बंधाई है। समय एक सा नहीं रहता, बदलता है, उसका भी बदल सकता है। आखिर इतने दिन किसी न किसी तरह कटे ही ना। लेकिन किस तरह से कटे? सुबह कटी तो दोपहर भारी हो गई, दोपहर कटी तो रात। बच्चों समेत मरने की क्या पहली बार सोची है? एक रात जब पेट में पानी उंडेल कर भी बच्चों से भूख सहन नहीं हुई तो बिरझाई सी तीनों को घसीटती करीमन चाली के पिछवाड़े अंधेरे में डूबी बावड़ी पर छलांग लगाने नहीं जा खड़ी हुई थी वे। और उस दोपहर भी तो अपनी हड़ियल देह से तीनों को चिपकाए पिघलते कोलतार वाले हाईवे पर पहुंची थी, प्रण करके कि जैसे ही दैत्याकार ट्रक या 2 माले वाली बस आती दिखाई देगी वह बच्चों समेत झपट कर सामने हो जाएगी। ऐसे मरें या वैसे, मरेंगे जरूर एक दिन, और वह भी हत्या ही होगी। और वह हत्यारिन सुलगती पेट की आंतों को उनकी खुराक ना देकर उन्हें तरसा तरसा कर मारना हत्या नहीं है? जिस आस के छोर को मुट्ठी में भींचे वह अपने को ढांढस बंधा रही है, अगर उसी कंतु की माँ एक रोज ठीक हो उठ खड़ी हुई तो क्या ठेकेदार उसे मजूरी पर रखेगा? नहीं, हरगिज नहीं। आज की तरह ही उसे टरका देगा। कितना गिड़गिड़ाई थी वह मुकादम के सामने ही कि जहां इतने मजदूर खपे हुए हैं एक उसे भी रख ले, भले आधी मजूरी पर ही सही। मगर ठेकेदार ने बेअसर होकर टका सा जवाब पकड़ा दिया। वोपन बहुत मुश्किल है। वैसे नई बात नहीं, आधे से भी जास्ती मजूर इधर आधी दिहाड़ी पे काम करते। पूरी दिहाड़ी कौन देता? ट्रेनिंग में सरकार देती। लगा कि चिलचिलाती धूप में वह जिस कुटती पिसती सड़क को अपने पीछे छोड़ आई है वह पीछे कहाँ छूटी है। सड़क की छाती उसके सीने से चिपकी उसके संग चली आई है और पत्थरों से लदे ट्रक लगातार वहां खाली हो रहे हैं और सैकड़ों हथौड़े एक साथ ठक ठक उसकी छाती को कूट रहे हैं। सहसा बिजली सा एक विचार दिमाग में तड़का। बच्चे बच सकते हैं, उपाय है। अगर वह छोटू को उस भिकमंगी औरत को किराए पर उठा दे तो छोटू का पेट भरेगा ही भरेगा। 2 रुपए जो उस पर मिला करेंगे उसमें किलो भर मोटा चावल आ जाएगा। बड़े और मजले के पेट में भी दाने पड़ जाएंगे। फिर कौन उसे हमेशा के लिए किराए पर उठाएगी? कुछ ही दिन की तो बात है। ठेकेदार ने मजूरी नहीं भी दी तो देर सवेर कहीं ना कहीं जुगाड़ लग ही जाएगा। मजूरी मिलते ही वह ताबड़तोड़ छोटू को इस औरत के चंगुल से छुड़ा लेगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा। सावित्री अक्का की बात अलहदा है, वे तो उसकी ढके फटे की साथिन हैं ही। संध्या को अक्का से जाकर कह देगी कि उसे उस औरत की बात मंजूर है। संध्या को ही क्यों, अभी ही क्यों नहीं, यहाँ से सीधा सावित्री अक्का की दुकान पर ही न चली जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वह औरत अपने धंधे के लिए कोई दूसरा बच्चा तय कर ले। अभी मिल लेगी तो सावित्री अक्का कलाबाई के हाथों फौरन उसके पास खबर भिजवा देंगी कि उसे बच्चा देने में कोई ऐतराज नहीं। छोटू पेट में आया तो उसका सपना था कि उसके होने पर वह मिस्त्री से जिद करके फिलाट वालों जैसी रंग बिरंगी दूध की बोतल खरीदेगी, भले उसकी छातियों से बाल्टियों दूध उतरे। वह सिगड़ी पर से गीला भात उतार कर सूखी बोम्बिल का सालन छौंकने जा रही है।
लेकिन उचाट मन हाथों का साथ नहीं दे रहा है। अंधेरा गाढ़ा हो रहा था, मगर अब तक छोटू को लेकर जग्गूबाई खोली नहीं लौटी। छोटू को धंधे पर ले जाते हुए उसे 3रा महीना पूरा होने को आया, पर कभी लौटने में इतनी देर नहीं हुई। अंधेरा घिरने से पहले वह छोटू को उसके हवाले कर देती है और बिना नागा 2 रुपए की चिल्लर हथेली पर रख देती है। मन अनेक अनहोनियों में घुमड़ रहा है। कहीं भीड़ भड़के में चढ़ते उतरते धक्का ना खा गई हो, बिना टिकस के तो नहीं घूमती फिरती कि पकड़ी गई हो और जेल में बंद। फिर कुछ सूझ नहीं रहा कि क्या करे। रहती कहाँ है यह भी तो उसे ठीक से पता नहीं कि वहीं चक्कर मारकर खोज खबर ले ले। कहीं वे सीधे अपनी खोली पर तो नहीं चली गई। हालांकि बगैर छोटू को उसके हवाले किए वह सीधे अपनी खोली नहीं जाएगी, कभी गई नहीं, लेकिन जाने को जा भी सकती है। उस जैसी सिरफिरी माँ कोई होगी जिसको अपने कलेजे का टुकड़ा सौंपा उसका ठिकाना नहीं रखना चाहिए। माना कि सौदा सावित्री अक्का ने पटाया, लेकिन खुद उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? सावित्री अक्का को खबर कर दूं? सालन पर ढक्कन देकर उठने को ही थी कि झोंपड़ी के दरवाजे पर किसी के नंगे पैरों की आहट सुनाई दी और दूसरे ही पल लस्त पस्त जग्गूबाई सोते हुए छोटू को गोदी में उठाए भीतर दाखिल होती दिखी। उसकी जान में जान आई। कुछ पूछने से पहले ही जग्गूबाई ने छोटू को उसकी गोदी में उतारते हुए आंखों को नचाकर संकेत किया कि पहले बच्चे को वह चटाई पर थपका दे। बड़ी मुश्किल से सोया है, बहुत बोमड़ी मारता। छोटू को लेते हुए उसमें सब्र नहीं हुआ। कुछ लफड़े वफड़े में फंसी क्या? उसकी नादानी पर जग्गूबाई फिक्क से हंसी। मेरे को लगा कि तू यही सोच के घबराती होगी। मैं दाई दाई में फास्ट ट्रेन में चढ़ी, पिछू वो खार किधर रुकने की। बोरीवली उतरी, किताबड़ तोड़ सिलो ट्रेन पकड़ी और अब भी इधर पहुंची। ले फटाफट तेरा हिसाब ले। उसने टेंट खोलकर 2 रुपए की चिल्लर गिनी और उसकी ओर बढ़ा दी। फिर एल्यूमिनियम का पिच का कटोरा औंधा कर दिखाती हुई ठहना मारती सी बोली, जरापन धंधा नहीं हुआ, पर तेरे को जो ठहराया वो देना ना। लक्ष्मण ने निशब्द चिल्लर की ढेरी बनाई और धोती किनारी में जतन पूर्वक लपेट कर टेंट में खोस ली। धंधा हुआ कि नहीं हुआ, भला इससे उसको क्या लेना देना? वह ज्यादा कम के टंटे में पड़ती ही नहीं। इधर जग्गूबाई छोटू को लेने झोंपड़े में घुसती नहीं कि उसके जाते ही वह बड़े और मंझले को सामने ही खेलते रहने की धमकी देकर घर से बाहर हो लेती। जहां भी जो भी बताता पता लगाने पहुंच जाती कि क्या उसके लायक कोई काम है वहां। कल सुबह ठेकेदार के पास मुकादम को लेकर फिर चक्कर मार आई है। कंतु की मां ठीक नहीं है, फिर भी वह छुट्टी पर नहीं जा रहा। सालन के फदकन से पतीली का ढक्कन भक भक कर रहा है। आंचल से ढक्कन खींचकर देखा तो सुगंध से अंदाजा हो गया कि बोम्बिल पक गई। उसने बच्चों का ख्याल करते हुए सोचा, बेचारे संध्या से ही भूख भूख की रट लगाए सिर पर कूदम कूद मचाए हुए थे। मंझले किस्तू ने आकर कई बार पूछा, छोटू धंधे पर से नहीं आया? आएगा तो पिछू भाकरी देगी। किसी प्रकार उन्हें बहला फुसला कर बाहर भेज दिया था। करती क्या, छोटू की चिंता किसी काम में रमने ही नहीं दे रही थी। खैर, अब तो छोटू घर आ गया और खाना भी पक गया। उठी और बच्चों को बुलाने के लिए बाहर लपकी। अभी उसने झोंपड़े से बाहर पांव दिया ही था कि अचानक छोटू चिढ़ कर जाग गया और चीखें मार मार कर रोने लगा, जैसे किसी ने उसे सोते में चिकोटी भर ली हो और वह पीड़ा से बिल बिलाकर चीख पड़ा हो। वह पलट कर घबराई हुई सी उसकी ओर दौड़ी, उसे गोदी में उठाकर पुचकारा, दुलराया, फिर कटोरी चम्मच उसके सामने रखकर टनटनाकर बहलाया कि कुछ देर किसी भी प्रकार छोटू बहल जाए और कटोरी चम्मच के संग खेले तो वह बड़े और मंझले को लिवा लाए। मगर उसने पाया कि छोटू किसी तरह चुप होने को तैयार नहीं है। शंका हुई कीड़े वीड़े ने तो नहीं काट खाया कहीं। चौकन्नी नजर से उसने लादी टोही, उसे कुछ नहीं दिखा। खींचकर वह उसे ज्यों का त्यों छोड़कर बाहर हो गई। इधर छोटू बहुत चींची करने लगा है। उसे लगता है कि दिन भर जग्गूबाई की गोदी में चढ़े रहने और घर से बाहर रहने के कारण छोटू को घुमक्कड़ी की बुरी लत हो गई है। यही वजह है कि घर में घुसते ही वह लगातार मिमियाता रहता है और चाहता है कि कोई ना कोई उसे गोदी में उठाए ही रहे। दिन भर की मगजमारी के बाद बचता है बूता कि छोटू को गोदी में टांगे डोले। जिद की आदत छुटानी पड़ेगी। बड़े और किस्तू को लेकर घर में घुसी तो छोटू को पूर्ववत चिंचियाते पाया। अब कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। किस्तू उसे गोदी में उठाने को लपका तो उसे भी डपट दिया, पड़ा रहने दे। छोटू को अनदेखा करते हुए बड़े और किस्तू के लिए भात और बोम्बिल परोस कर थाली उनके सामने सरकाई कि तभी दृष्टि उनके चीकट हाथ पांव पर गई।
खींचती हुई उठी और उन्हें लगभग घसीटते हुए मोरी के निकट ले जाकर भुनभुनाती हाथ पांव धुलाने लगी। सुबह बावड़ी से पानी खींचकर भरपूर दोनों को नहला धुलाकर छोड़ गई थी। कैसे गटर में लोटे सुअर सरी के धान हो रहे। पल्ले से बड़े का मुंह पहुंच ही रही थी कि अचानक पलटी थाली की झन्नाहट सुनकर मुड़कर देखा तो पाया कि भैया निकट जाकर छोटू ने झपट्टा मारकर भात की थाली लादी पर उलट दी थी। वह क्रोध से बावली हो उठी। ताड़ ताड़ उसने लपक कर छोटू को थप्पड़ जड़ दिए। तेरे को दूध होना, बिस्किट होना, अक्खा दिन पेट भर खाना होना, पन घर में आके हर रोज बोमा बोम करना, यही वास्ते तू वैसा का वैसा बोमबिल सरसा हरामखोर, सत्यानाश किया ना इतना भात। छोटू मार खाकर आंखें उलट बैठा। उसके सींग से हाथ पांव तकली में बटते सूत से ऐंठने लगे। वह घबरा गई। यह क्या हो गया अचानक छोटू को? हाथ भर की गेहूं काया नीली पड़ रही है। कभी तो ऐसा नहीं हुआ उसे। कई बार पहले पिटाई की है उसकी। कई दफे भिन्नाकर उसने छोटू को उठाकर पटक तक दिया है और घंटों कांट सुबकियां खींच खींच कर छोटू औंधा गया। उसे रुआंस छूटने लगी। हाथ पांव मल मल कर देह गरमाने की कोशिश की कि वह होश में आए, पर उसने महसूस किया कि उसकी पसीजती हथेलियों की आंच सोखने के बावजूद छोटू की देह निरंतर ठंडी ही पड़ती जा रही है। नीले पड़ रहे होंठों के बाएं कोने पर अचानक सफेद बज्जे से फूटने लगे। अकड़ी देह छटपट करने लगी। भड़भड़ाकर उसने छोटू को गोदी में उठाकर झकझोर दिया। अचानक उसे याद आया, रामदेव भैयानी के इकलौते बेटे बचुआ को सांसें बांध लेने की बीमारी है। डॉक्टर ने भैयानी को चेतावनी दी है कि जैसे ही बचुआ रोते रोते सांसें बांध ले, वह तुरंत अंजुली भर पानी छपाक से उसके मुंह पर मार दे। पानी पास में ना हो तो जोरदार थप्पड़ रसीद दे। पट्ट से सांस ढील देगा बचुआ। रोग कोई नहीं बचुआ को, फकत जिद चढ़ती है, जिद। छोटू के लक्षण भी मिलते जुलते लगे उसे। उसने जी मजबूत कर छोटू के गाल पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया। असर दिखा। ऐंठी हुई देह कुछ ढीली हुई। झटपटाहट भी। हिलने का नहीं छोटू के पास से। देख इसको, मैं अब भी आई। बड़े और किस्तू को हिदायत देकर वह उसे ज्यों का त्यों छोड़कर बदहवास सावित्री अक्का के झोंपड़े की ओर दौड़ी। अक्का को संग लेकर लौटी तो पाया कि मंझले और बड़े के रोने का स्वर सुनकर तमाम पड़ोसी छोटू के इर्द गिर्द घिर आए थे। छोटू की नाजुक हालत देखकर सभी ने सुझाव दिया कि देसी इलाज में समय गंवाना मुनासिब नहीं। अक्का ने छोटू को लपक कर गोद में उठाया और मुख्य सड़क पर स्थित डॉक्टर चिरवलकर के दवाखाने की ओर दौड़ी। पीछे पीछे आशंकित से कुछ अड़ोसी पड़ोसी भी थे। डॉक्टर चिरवलकर ने बच्चे की नाजुक हालत देखते ही हथियार डाल दिए कि बच्चे का इलाज उनके वश का नहीं, उसे फौरन भाभा अस्पताल ले जाना होगा। बच्चे को ग्लूकोज चढ़ाना होगा, खून देना होगा। लक्ष्मण ने घबरा कर सावित्री अक्का की ओर देखा तो सावित्री अक्का ने उसका आशय भांप कर सांत्वना दी कि चिंता ना करे और तुरंत एक टैक्सी रोक ले, पैसे हैं उनके पास। सयानी अक्का छोटू को सीधा उसी वार्ड में ले गई जहां गंभीर मरीज को दाखिल किया जाता है, जहां पर्ची बाद में कटती है, डॉक्टर पहले देखते हैं। तकरीबन 5 मिनट बाद अचेत पड़े हुए छोटू को बड़ी नर्स देखने आई तो उसकी मरणासन्न हालत देखकर चिंतित हो उठी। बिगड़ी कि बच्चे को तुम लोग अस्पताल तभी लाता जब बच्चा मरने को होता, क्यों लाया इसको अभी इधर? फिर उसने तुरंत डॉक्टर के पास खबर भिजवाई और बाबा नर्स को बच्चे को फटाफट इमरजेंसी वार्ड में ले चलने की ताकीद की। दीवार से टिकी खड़ी अडोल लक्ष्मा की सूनी आंखें वार्ड के बंद दरवाजे को सूजे सी छेदती आर पार देख लेने को झटपटाती सी लगी। धीमे से अक्का ने निडाल लक्ष्मा को छुआ। ग्लूकोज का एकच बाटली को खाली होते 4 घंटे लगते। अखा रात ऐसा खड़ा होने से चलेगा? सोच, तेरी तबीयत बिगड़ी ना, पिछू तेरे को देखना कि छोटू को संभालना। डॉक्टर बहुत होशियार इधर के, सब ठीक हो जाएगा, अक्का ने ढाढ़स बंधाया। जैसे ही कोई वार्ड से बाहर आते दिखता, अधीर लक्ष्मा आशास्पद भाव से उसकी ओर लपक पड़ती। तकरीबन 2.5 घंटे की असाध्य प्रतीक्षा के बाद डॉक्टर वार्ड से उनकी ओर आते हुए दिखे। उन्होंने निकट पहुंचकर सबसे पहला सवाल पूछा कि उन चारों में से बच्चे की मां कौन है। साथ आई कामले ताई ने लक्ष्मा की ओर संकेत किया। डॉक्टर ने पल भर लक्ष्मा को भेदती नजरों से देखा, फिर रुक्ष स्वर में बोले, बच्चे को खाने को नहीं देती थी क्या? बच्चा भूख से मर गया, उसकी आंतें सूख कर चिपक गई थी। क्या? लक्ष्मा के गले से आरी सी कटती एक करुण चीख फूट पड़ी। पन कैसा? वो तो बोलती होती कि वो उसको दूध देती, बिस्कुट खिलाती। उस पर बेहोशी सी छाने लगी। साथ आई औरतों ने लपक कर लक्ष्मा को सहारा दिया। समय को समय का संकोच त्याग कामले ताई अपना शोभ रोक नहीं पाई।
भर्त्सना भरे स्वर में बोली, अब रोने से क्या, भिखारिन ने बच्चा पूजा के वास्ते नहीं लिया होता। वो छिनाल बच्चे का पेट भरती तो बच्चा आराम से गोदी में सोता, पिछू उसको भीख कौन देता। अरे वो बच्चे को फकत भुक्काच नहीं रखते, रोता नहीं तो चिकोटी काट काट के रुलाते कि लोगों का दिल पिघलना। अभागिन काय को दी तू उसको अपने छोटू को रे। डह रही लक्ष्मा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे सिर्फ दिखाई दे रही थी दूध भरी बोतल, बिस्कुट का डिब्बा, चिपकी आंतें और एक बच्चे की लाश। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।